आप सभी ने काला धन यानी ब्लैक मनी शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग अंदाजों के अनुसार भारत का काला धन विदेशों में 500 बिलियन डॉलर्स यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। क्या आपको पता है कि पनामा और पैराडाइज पेपर्स जैसे लीक्स से अकेले 20,000 करोड़ से भी ज्यादा अघोषित क्रेडिट्स यानी अनडिस्क्लोज क्रेडिट्स का पता चला था, जिसमें कई हाई प्रोफाइल भारतीय भी शामिल थे। इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए 2015 में भारत सरकार एक ऐसा सख्त कानून लाई जिसके तहत टैक्स चोरी करने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015 की। लेकिन आज हम जिस डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं वो सीधे भारत की फाइनेंशियल सिस्टम और इंटरनेशनल इमेज से जुड़ा है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 यानी सीधे से कहे ब्लैक मनी एक्ट की एक बड़ा रिव्यू शुरू किया है। सवाल ये है कि आखिर 2015 में लाए गए इस सख्त कानून का रिव्यू क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार का कोई बड़ा प्लान है? क्या कालाधन रखने वालों को अब और राहत मिलेगी या सख्ती को बढ़ाने के एक ये नई स्ट्रैटेजी है? आज के इस वीडियो में हम इस एक्ट की हिस्ट्री, इसके प्रोविजंस और चैलेंजेस को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस रिव्यू के पीछे भारत का बिग इकोनॉमिक एजेंडा क्या है। सबसे पहले समझते हैं काला धन क्या है। ये ऐसा धन है जो अवैध यानी इलीगल तरीके से कमाया गया हो, या वो इनकम जिसे लीगल तरीके से कमाया गया था लेकिन जिस पर टैक्स नहीं दिया गया। जब ये पैसा भारत से बाहर फॉरेन अकाउंट्स या एसेट्स में छिपाया जाता है तो इसे ब्लैक मनी कहा जाता है। 2011 से 14 के दौरान स्विस बैंक अकाउंट्स और अन्य टैक्स हेवन्स में भारतीयों के अवैध पैसों का मुद्दा राष्ट्रीय बहस यानी इंटरनेशनल डिबेट बन चुका था। इसी बैकग्राउंड में 2015 में ये कानून आया। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था, आज हम वो भी देख लेंगे। इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव यानी मकसद दो थे। विदेशों में छुपाए गए अनडिस्क्लोज यानी अघोषित इनकम और एसेट्स पर सख्ती से टैक्स लगाना, और टैक्स चोरी यानी टैक्स इवेजन को क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक जुर्म बनाना। कल्पना कीजिए, ये एक्ट एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट यानी एक मजबूत रोकथाम की तरह था। इससे लोगों को एक अंतिम मौका दिया कि वो अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा करे, जिसे वन टाइम कंप्लायंस विंडो कहा गया था। इस विंडो के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति घोषित करता है तो उसे टैक्स और पेनल्टी देनी थी, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई से बच सकता था। हालांकि इस विंडो के बंद होने के बाद ये एक्ट बहुत सख्त हो गया था। इसका सबसे बड़ा प्रोविजन ये है कि टैक्स चोरी की सज़ा 7 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और भारी फाइन हो सकती थी। अब सवाल ये है कि इतना सख्त और इफेक्टिव कानून जो अभी सिर्फ 10 साल पुराना है, उसकी रिव्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे 2 रीज़न या मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला है ऑपरेशनल एंड लीगल चैलेंजेस। ये एक्ट बहुत जटिल है, खासकर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए भी। इसमें अनडिस्क्लोज एसेट की डेफिनेशन कई मामलों में अस्पष्ट यानी वेग रही है। कई बार इसके प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के प्रोविजन के साथ ओवरलैप करते हैं, जिससे कानूनी उलझन पैदा होती है। ये एक्ट इस बात पर जोर देता है कि जानबूझकर यानी विलफुल टैक्स चोरी की गई है तभी सजा मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल एविडेंस जुटाना मुश्किल भी होता था। 2017 के बाद से भारत ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। इसके तहत भारत को अब स्विट्जरलैंड और अन्य टैक्स हेवन देशों से भारतीय के फॉरेन अकाउंट्स की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। जब आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है तो एक्ट की फॉर्मुलेशन को इस नई रियलिटी के साथ अलाइन करना भी ज़रूरी हो जाता है। AEOI से मिले डेटा और लोगों द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में भारी मिसमैच सामने आई थी। इस मिसमैच को संभालने के लिए कानून में स्पष्टता चाहिए। सरकार अब डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ रही है, इसलिए ब्लैक मनी एक्ट को ऐसा बनाना है जो इस बिग डेटा को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सके। तो सरकार का बिग प्लान क्या है? इस रिव्यू का उद्देश्य सिर्फ एक्ट को सरल बनाना नहीं, बल्कि इसे भारत के ब्रॉडर फाइनेंशियल गोल्स के साथ जोड़ना भी है। उम्मीद है कि सरकार ब्लैक मनी एक्ट के कुछ प्रोविजन को इनकम टैक्स एक्ट में मर्ज करे, मिला सके, ताकि एक एक्शन के लिए अलग अलग कानूनों के तहत बार बार नोटिस ना भेजना पड़े। इसका एम टैक्स पेयर के लिए कंप्लायंस को आसान बनाना और टैक्स टेररिज्म के आरोप को यानी एलिगेशन को कम करना भी है। इस रिव्यू का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो सकता है कि अब
सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस के बीच स्पष्ट भेदभाव यानी फर्क वगैरह किया जा सकता है। क्रिमिनल ऑफेंस क्या होता है? जहां जानबूझकर यानी विलफुल और बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई है, वहां ही जेल की सजा लागू होगी। ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर एक बड़ा मूव होगा। सिविल ऑफेंस क्या होता है? जहां अनडिस्क्लोज एसेट मामूली है या गलती अनजाने में हुई है, वहां सिर्फ पेनल्टी और टैक्स लगाया जाएगा। प्रेजेंट में फॉरेन एसेट्स की मार्केट वैल्यू का वैल्यूएशन करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये रिव्यू वैल्यूएशन के नियम को सरल और फिजिबल बनाने पर फोकस करेगी। एनआरआईज जो भारत छोड़ने से पहले कुछ एसेट्स रखते थे, उनके लिए इस एक्ट के रूल्स को और स्पष्ट किया जा सकता है ताकि वो अननेसेसरी रूप से कानूनी मुश्किलों में ना फंसे। इस समीक्षा का सार यानी एसेंस ये है कि सरकार ऑनेस्ट टैक्स पेयर को रिलीफ देना चाहती है, जबकि जानबूझकर चोरी करने वाले के लिए जेल की सजा बरकरार रखी जाएगी। ये सख्ती को स्मार्ट बनाने का प्रयास है। अब समझते हैं कि इस रिव्यू के इम्पैक्ट क्या होंगे। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है। इस एक्ट का रिव्यू भारत को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ ग्लोबल रूल्स को और बेहतर ढंग से कंप्लाई करने में मदद कर सकती है। एक स्पष्ट और ट्रांसपेरेंट कर व्यवस्था फॉरेन इन्वेस्टर को आकर्षित करती है, जिससे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की धारणा मजबूत होती है। भारत अब सिर्फ सजा देने के बजाय सुधारात्मक यानी करेक्टिव अप्रोच अपना रहा है। AEOI से मिले डेटा का उपयोग करने और उन लोगों को टारगेट करना आसान होगा जो सिस्टम से बाहर है, और पैन कार्ड और आधार कार्ड को फॉरेन अकाउंट से जोड़ने पर भी फोकस बढ़ेगा। अब ये सारी चीजें आपके लिए क्या मायने रखते हैं वो भी देख लेते हैं। यदि आप एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है तो ये रिव्यू आपके लिए राहत लाएगी, क्योंकि अनावश्यक अननेसेसरी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज कम होगी आपके लिए। यदि आप जानबूझकर टैक्स चोरी कर रहे हैं तो AEOI और इस नए स्मार्ट कानून के तहत पकड़े जाने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है और सज़ा भी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। ये रिव्यू दिखाती है कि भारत की इकोनॉमी अब मिसट्रस्ट यानी अविश्वास से डेटा और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित भरोसे की ओर बढ़ रही है। जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने AEOI के तहत 100 से अधिक देशों से प्राप्त फाइनेंशियल डेटा का उपयोग करके हजारों नोटिसेस जारी किए। ये डेटा मिसमैच को संभालने के लिए कानून में बदलाव की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता था। फाइनेंस मिनिस्ट्री लगातार टैक्स पेयर्स चार्टर पर जोर दे रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनावश्यक कानूनी जटिलताओं को हटाना और टैक्स फाइलिंग को फेसलेस और आसान बनाना है। भारत को स्विट्जरलैंड से लगातार AEOI के तहत नए डेटा सेट प्राप्त हो रहे हैं। इस डेटा में कई भारतीय नागरिकों के रियल एस्टेट एसेट्स और अन्य इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी शामिल है, जिस पर कार्रवाई के लिए ब्लैक मनी एक्ट को और ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत है। जुलाई 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये स्पष्ट किया है कि केवल एक्सट्रीमली सीरियस मामलों में ही क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू करेंगे, जो सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस के बीच फर्क बनाने की सरकार की नई स्ट्रैटेजी को मजबूत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस रिव्यू के बारे में क्या सोचते हैं।